नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावों से पहले आज कांग्रेस ने बड़ा धमाका कर दिया है। जी हां, कांग्रेस ने एक बड़ा धमाका किया है। एक नहीं बल्कि कह सकते हैं चार बड़ा धमाका। सबसे पहले झारखंड में बीजेपी के विधायक रहे जेपी पटेल ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इसके बाद दोपहर में एक के बाद एक 3 और बड़े नाम कांग्रेस से जुड़ गए। एक तो अपने नाम के साथ साथ अपनी पार्टी का विलय भी कर बैठे कांग्रेस के अंदर, और उनका नाम है पप्पू यादव। उसके बाद पप्पू यादव ने न सिर्फ कांग्रेस की सदस्यता हासिल की, देख लीजिए आप तस्वीर, बल्कि इन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो इनकी है उस पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर लिया। उत्तर प्रदेश से दानिश अली, आप जानते हैं दानिश अली को लेकर कितनी सारी बातें की थी विधूड़ी साहब ने, आप जानते हैं ना, जिनको अब टिकट नहीं मिला है, सांसद थे यहां दिल्ली के। तो विधूड़ी साहब, रमेश विधूड़ी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। बीएसपी से सांसद रहे दानिश अली, बीएसपी ने उनको निकाल बाहर कर दिया। जिस समय उनको अपने साथ रखना चाहिए था उस समय निकाल बाहर किया, लेकिन उसी समय राहुल गांधी ने हाथ थामा और आज दानिश अली ने, राहुल गांधी, उनकी पार्टी, इन सब का तमाम यानी कि पार्टी का ही हाथ थाम लिया और साथ चलने का वादा वचन दे दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए, जम्मू कश्मीर से चौधरी लाल सिंह, इन्होंने भी कांग्रेस का साथ देने का फैसला करते हुए उसका हाथ थाम लिया है। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का ही विलय कांग्रेस में कर दिया है, जबकि एक दिन पहले उनकी मुलाकात लालू यादव और तेजस्वी यादव से हुई थी। तभी से ये कयास लग रहे थे कि इस बार पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनेंगे। पूर्णिया से वो प्रत्याशी बनने वाले हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। पहले से इसकी चर्चा चल रही थी। आइए जरा अब इन चारों प्रमुख नेताओं के कांग्रेस में प्रवेश और उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। सबसे पहले पप्पू यादव कांग्रेस में प्रवेश के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार। तो सुन रहे थे आप पप्पू यादव को। पप्पू यादव ने आइडियोलॉजी कांग्रेस के इर्द गिर्द, उनके समीप उनकी आइडियोलॉजी नजर आई और कांग्रेस में जो है वो क्या कुछ है, क्यों कांग्रेस से आकर्षित रहे ये, और एक बार नहीं बल्कि 5 बार संसदीय चुनाव जीत कर आए हुए पप्पू यादव आज कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं और कांग्रेस में आ जाते हैं। बिहार में एक बहुत बड़ी घटना, बिहार के लिहाज से अगर देखा जाए, सीमांचल के लिहाज से, बिहार का जो सीमांचल पार्ट आप जानते हैं जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है और बांग्लादेश बॉर्डर से भी लगता है, और इस एरिया को अगर समझें, देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर पप्पू यादव क्या हस्ती हैं और उनका आज कांग्रेस में विलय एक मायने रखता है। दूसरी तरफ बिहार से जरा आगे बढ़ते हैं, झारखंड चलते हैं। झारखंड में बीजेपी के विधायक रहे जेपी पटेल ने भी आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आइए जरा जेपी पटेल ने इस मौके पर क्या कुछ कहा यह भी सुन लेते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में
हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा, तो सुन रहे थे आप, झारखंड के बीजेपी के विधायक रहे जेपी पटेल, ये भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए और उसके बाद यानी बिहार से जब आप आगे बढ़ते हैं झारखंड, तो झारखंड में भी एक बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ। और ये बता रहे हैं जेपी पटेल कि बीजेपी के लिए इन्होंने 2019 में क्या कुछ किया, उसके बाद भी, लेकिन बीजेपी से उनको क्या कुछ मिला और क्यों ये आज कांग्रेस के साथ आ गए हैं। और ऐन चुनाव के वक्त पे कांग्रेस के साथ आने का मतलब है कि कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना। जरा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिहार आपने देख लिया, आपने झारखंड देख लिया, आइए अब जरा उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश से हैं दानिश अली, और दानिश अली भी आज ज्वाइन करते हैं कांग्रेस पार्टी। इस मौके पर दानिश अली क्या कुछ कहते हैं। ये इतने सताए हुए नेता हैं, सांसद हैं दानिश अली, जिनको बीजेपी के नेता भरे सदन में, बिल्कुल कहें तो द्रौपदी का जैसे चीरहरण हुआ था महाभारत में, वैसे ही चीरहरण करने की कोशिश इनकी हुई थी। और इसके बाद इनके दामन पे जो कपड़े लपटने चाहिए थे, वो कपड़े या कहें कि कपड़े ना भी कहें तो चीजें ऐसी जिससे कम से कम इनको एक सांत्वना मिलनी चाहिए थी कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या हुआ कि इनका साथ बसपा छोड़ देती है, और उस समय राहुल गांधी इनके साथ आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर दानिश अली। देखिए कैसे। और आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। तो चॉइस बहुत साफ है कि जहां पर हम जिस दोराहे पर खड़े हैं, आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हमें अगर विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी सबकी त्याग की देवी श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे अविनाश पांडे जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी के सी वेणुगोपाल जी, इन सब लोगों से मेरी लगातार बात हुई। हमारे प्रदीप नरवाल जी, पवन खेरा जी हमारे पुराने मित्र हैं, धीरज गुजर जी, पूनिया जी, सब लोग। तो मतलब अब कोई। तो सुन लिया आपने तीसरे नेता दानिश अली। अब चौथे नेता
उत्तर प्रदेश से जरा चलते हैं आगे और जम्मू कश्मीर, जहां चुनाव, विधानसभा का चुनाव करवाना था, नहीं करवा पाई अभी तक मोदी सरकार, या कहें तो चुनाव आयोग अभी भी कह रहा है कि अभी वहां स्थिति जो है उतनी माकूल नहीं है। लेकिन चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू के नेता, बहुत ही महत्वपूर्ण एक नेता हैं चौधरी लाल सिंह, वो भी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। क्या मायने इसके निकाले जाएं, लेकिन पहले सुन लेते हैं चौधरी लाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। तब्दीली तो करनी पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि मैं सब कुछ भुगत रहा हूं, भोगी हूं, भुगत भी रहा हूं, आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले, दो बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है, मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। तो सुन रहे थे आप चौधरी लाल सिंह को। तो देखिए, बिहार से पप्पू यादव, झारखंड से जेपी पटेल, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश से दानिश अली, और इधर जम्मू कश्मीर से चौधरी लाल सिंह, ये चार बड़े नेता। और इससे पहले आपने देखा कि कई नेता, सांसद जो हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी जब कांग्रेस के चुके हुए नेताओं को दोस्तों अपनी पार्टी में शामिल कराती है तो मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करता है। लेकिन आज कांग्रेस ने बता दिया कि असली मास्टर स्ट्रोक किसे कहते हैं, और चुनाव से पहले कांग्रेस का यह धमाका कैसा है, और धमाका असल में होता कैसा है, सियासी धमाका, उसकी बानगी आज कांग्रेस ने दिखा दी है। चुनावों के पहले नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना आम बात है। आप जानते हैं, नेता इधर से उधर जाते हैं। लेकिन इसमें भी जो पार्टी मजबूत रहती है, जिसकी सत्ता में लौटने की गुंजाइश ज्यादा रहती है, उसमें शामिल होने की खबरें ज्यादा आती हैं। इस बार बीजेपी से ज्यादा नेता जो हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं, यानी बीजेपी से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की हो रही है कि कैसे बीजेपी समेत दूसरे दलों से लोग जो हैं अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, या फिर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के सत्ता में लौटने की गुंजाइश बढ़ चुकी है। वहीं बीजेपी के सामने अपने घर को संभालने की चुनौती बढ़ती जा रही है। झारखंड में जेपी पटेल बीजेपी छोड़ चुके हैं, वहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और अब पशुपति पारस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। खोलेंगे तो बवाल मचेगा। और इधर बगावत की एक चिंगारी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी सुलग चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी, यह तस्वीर बहुत गौर से देखिए, यह छोटी मोटी चिंगारी नहीं है। यहां मौजूदा सांसद हैं पीलीभीत से वरुण गांधी। वरुण गांधी के लोगों ने नामांकन का पर्चा, जी हां, नामांकन का पर्चा अभी से खरीद लिया है। एक नहीं, 4 सेट खरीद लिया है। बीजेपी ने अब तक पीलीभीत से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही नामांकन पर्चा खरीदकर वरुण गांधी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दी है कि या तो भाजपा वरुण गांधी को टिकट दे, या फिर बगावत का सामना करने के लिए भाजपा जो है वो तैयार हो जाए। क्योंकि बीजेपी से टिकट न मिलने की स्थिति में वरुण गांधी निर्दलीय तो लड़ ही सकते हैं, और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे। अगर ऐसा हुआ तो पीलीभीत ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, इन तमाम सीटों पर भी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। रायबरेली और अमेठी की पर तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं, लेकिन सुल्तानपुर और फिर पीलीभीत, ये तमाम सीटें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन तमाम सीटों पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कल दक्षिण को साधने में लगे हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत भी बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है। बिहार और झारखंड में मामला पहले ही बिगड़ा हुआ है, और अब उत्तर प्रदेश में बगावत हो सकती है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, तमाम पिक्चर आपके सामने है। हरियाणा में ऑलरेडी बगावत है। कल हरियाणा में आपने देखा कि कैबिनेट का विस्तार हुआ। नए वहां के जो नायब सिंह जो हैं, नायब सिंह सैनी, उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, लेकिन उस कैबिनेट के विस्तार में उन्होंने अपने पुराने साथी अनिल विज को नहीं बुलाया ही नहीं, उनके तमाम सहयोगियों को नहीं बुलाया। ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है हरियाणा में। वहां के एक सांसद छोड़ चुके हैं, दूसरे सांसद की सीढ़ी घूम रही है। आप उधर राजस्थान देख लीजिए, वहां भी बवाल मचा हुआ है। गुजरात में बवाल मचा हुआ है, वहां भी अभी धीरे धीरे करके पत्ते साफ हो रहे हैं। तो ये तमाम राज्य, ये उत्तर भारत के राज्यों की बात कर रहा हूं, हो सकता है कुछ और छूट रहे होंगे। दक्षिण तो हम जा ही नहीं रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दल को मजबूत करने की कोशिश में अपने ही दल के
एक कैंडिडेट को, पूरे हिंदुस्तान में अभी तक बीजेपी ने 247 कैंडिडेट उतारे हैं, 247, 195 और उसके बाद 72, और इन 247 में से मात्र एक कैंडिडेट अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, वो केरल से है। सुनने में यह आया है कि प्रधानमंत्री जब केरल में रोड शो के लिए गए थे तो अपनी गाड़ी पर तमाम बीजेपी के प्रत्याशियों को लेके वो अपनी गाड़ी से रोड शो कर रहे थे, लेकिन उस गाड़ी में उनका ही एक कैंडिडेट जो अल्पसंख्यक है वो नहीं था। क्यों ऐसा सवाल उठता है? तो बहुत कुछ, दक्षिण की बात यहां करना बेकार है। बात करें उत्तर की तो उत्तर में भी हालत खराब है। आइए न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के धमाके से पिट जाएगी बीजेपी। क्या यह चुनाव बहुत रोचक हो गया है? लोकसभा का चुनाव, यहां से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है क्या, या कुछ और है? चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सब से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, कुछ देर में और कुछ जोड़ेंगे। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। 4 कांग्रेस में प्रवेश वरिष्ठ पॉलिटिशियंस का, और उस मौके पे आप भी मौजूद थे। क्या माहौल था शकील जी, और यहां से कितनी मजबूती देखी जा सकती है कांग्रेस के अंदर खाने इंडिया में? जी राजीव जी, आज वाकई कांग्रेस में उत्साह था और कांग्रेस नेताओं के चेहरे आज खिले हुए थे। बड़ा दिन था आज उनके लिए। सबसे पहले झारखंड के पटेल जो वहां विधायक रहे बीजेपी के, उनकी ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद पप्पू यादव की, उसके बाद फिर लाल सिंह की, और फिर दानिश अली की। सब बड़े नाम हैं। पप्पू यादव का बहुत बड़ा जनाधार है, सब जानते हैं, और बड़ी भीड़ उनके साथ में आई थी। और साथ में उनका बेटा भी था, सार्थक रणजी खेलता है वो, उसने भी ज्वाइन किया है। और मजेदार चीजें थी। कांग्रेस के नेताओं ने उनसे पूछा कि आप सबके नाम ले रहे हैं, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सबको धन्यवाद कह रहे हैं, आपकी पत्नी भी तो कांग्रेस में है। तो पप्पू यादव बोले, बड़ी नेता है कांग्रेस में, मुझे सिखाया गया है कि बड़े नेताओं के नाम नहीं लेते हैं। तो रंजीता रंजन राज्यसभा मिली हुई है उनको, इस बार शायद लोकसभा भी लड़े वो। पप्पू भी लड़ सकते हैं, पप्पू को टिकट मिल गया तो, और रंजीता भी लड़ सकती है लोकसभा तो तीनों मांगेंगे। पप्पू भी मांग रहे हैं, दानिश अली भी मांग रहे हैं, और लाल सिंह भी मांग रहे हैं। अब देखिए किस किस को मिलता है। तो माहौल वाकई कांग्रेस के लिए आज बहुत ही, तीनों जिताऊ कैंडिडेट हैं। पप्पू यादव की बात बताएं, पूर्णिया से वो जीत सकते हैं। पप्पू यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट है इसमें। पप्पू यादव सबसे मजबूत कैंडिडेट है इनमें, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है इस वक्त जो है पूरी इंडिया के फेवर में जाती दिख रही है। तो पप्पू यादव मजबूत कैंडिडेट है, उनकी पत्नी भी मजबूत कैंडिडेट है। तो माहौल जो था आज कांग्रेस के लिए बड़ा ही पॉजिटिव था, और सारे लोग बड़े ही खुश थे इस बात को लेके। क्योंकि देखिए, जो पटेल आए हैं वो बीजेपी से आए हैं, जो लाल सिंह आए हैं वो भी पहले बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी से ही आए हैं। बीच में उन्होंने अपना एक दल बना लिया था। और आपको याद होगा, आप भी वहां थे जब कश्मीर गए थे हम लोग जी। तो जम्मू में जब राहुल की यात्रा पहुंची थी तो लाल सिंह ने काफी स्वागत वगैरह किया था, मगर उस वक्त उनका बड़ा विरोध हो गया था और उन्हें जो है कांग्रेस में उस वक्त शामिल नहीं किया गया था। देखिए, लाल सिंह जो है, इनको अर्जुन सिंह अपने साथ तिवारी कांग्रेस में लाए थे। तो 96 में इनको जो पहला चुनाव हुआ आतंकवाद के बाद में, जो फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे, उसमें विधायक भी बने ये। फिर कांग्रेस ने इनको सांसद भी बनाया, लेकिन फिर ये बीजेपी में चले गए थे। और जो कठुआ का एक बड़ा ही जो विभत्स बलात्कार कांड हुआ था एक छोटी बच्ची के साथ में, तो उसमें इन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। तो अभी जब राहुल की यात्रा गई थी वहां पे, तो उस वक्त इन्होंने स्वागत करके और आने की तैयारी कर रहे थे, तो बड़ा विरोध हुआ था इनका और उस वक्त इनको कांग्रेस ने शामिल नहीं किया था।
मगर आज ये आ गए हैं। और दानिश अली का तो आपने बताया ही, सबको मालूम है कि क्या व्यवहार हुआ था उनके साथ लोकसभा के अंदर। और उसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी उनके पास पहुंचे थे, सांत्वना का हाथ बढ़ाया था, एकजुटता का हाथ बढ़ाया था। और वाकई उस वक्त दानिश अली की हालत बहुत खराब थी, बड़ी अपमानजनक स्थिति थी वो, कि लोकसभा के अंदर इस तरह से कोई गाली दे सकता है, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हुआ था, सच्चाई थी। और जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त जरूरत थी कि मायावती उनका साथ दे, तो मायावती ने उल्टा उनको निकाल दिया। अब मायावती की राजनीति क्या होगी क्या नहीं होगी, दानिश अली के कांग्रेस में आ जाने के बाद यूपी में ये बात तो अब हर जगह कही जाएगी। और मायावती ने अभी जो टिकट दिए हैं उनमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे रही हैं जी। मुसलमानों को टिकट देने का मतलब सीधा सीधा है कि मुस्लिम वोट जो है वो काटे जाए एसपी और कांग्रेस के। और मुस्लिम वोट काट के, जैसा आप केरल में बता रहे थे कि किस तरह से साथ में नहीं लिया, यहां मायावती अपने साथ लेके बीजेपी को इस तरह फायदा पहुंचाएंगी। मायावती और ओवैसी भी इसी तरह सक्रिय हो रहे हैं, दिल्ली में भी और यूपी में भी। खैर, ये सब चीजें अब मतदाताओं को समझना पड़ेंगी कि कौन हमारे वोट काट के किसको फायदा पहुंचा रहा है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये बात सही है, जैसा कि आप कह रहे थे, कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन था, बहुत उत्साह का दिन था। ये 4 ज्वाइनिंग जो है, इसने कांग्रेस में निश्चित ही रूप से बड़ी जबरदस्त जान फूंकी है। और इसके साथ जो आप वरुण गांधी का जिक्र कर रहे थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। करीब करीब यह तय है कि वरुण गांधी को बीजेपी टिकट देने नहीं जा रही, और इस बात की संभावनाएं हैं कि शायद मेनका को दे दे। लेकिन यह कोई क्लियरिटी नहीं है, मेनका को शायद दे तो मेनका लेंगी या नहीं लेंगी, क्योंकि वरुण तो चुनाव लड़ेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वरुण चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी टिकट दे या न दे। अब सवाल यह है कि क्या सपा समर्थन करेगी, तो सबसे बड़ी संभावना यह है कि सपा उनका समर्थन करेगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं और कोई पॉजिटिव सिग्नल भी नहीं दिया है। नहीं, लेकिन आज ये सवाल उठे, रोकना चाहूंगा। आप याद कीजिए, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में थे, उनसे यह सवाल पूछा गया था कि वरुण अगर आना चाहें कांग्रेस में तो क्या आएंगे। तो आप याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था उसको तकलीफ होगी अंदर, मतलब अपनी पार्टी में तकलीफ होगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं लेंगे हम। फिरोज कहते हैं वरुण को, वरुण फिरोज गांधी लिखते हैं, तो फिरोज को तकलीफ होगी, उन्होंने ये कहा था। शकील जी, तो कांग्रेस में अभी इस बात के कोई स्पष्ट वो नहीं है कि कांग्रेस का रुख क्या रहेगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और वो सब इस बात के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट राय नहीं बना पाए थे। लेकिन आज जब कांग्रेस लाल सिंह को ले रही है, तो यह सवाल फिर जरूर पैदा होगा कि जब लाल सिंह जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं, उनको अगर आप ले सकते हैं, तो अगर वरुण गांधी ने भी गलती की थी, उन्होंने भी एक हिंसक भाषा बोली थी, तो उनको साथ में लाने में क्या प्रॉब्लम है। राजनीति में यह होता है। वरुण गांधी अगर आज कांग्रेस में आ जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल नई हवा बह जाएगी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी किस्म का मामला है, इसका कोई स्पष्ट कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। सीधा सीधा मेनका जी का रुख क्या रहेगा और राहुल और प्रियंका का रुख भी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें हम कम से कम कुछ भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, और हमें लगता नहीं है कि कहना चाहिए कि क्या मामला है ये। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लाल सिंह के आने के बाद में अब इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वरुण गांधी के समर्थन में ये बात कही जाएगी कि गलती होती है और ये गलती लाल सिंह से छोटी ही थी वरुण गांधी की। तो अब देखिए क्या होता है। अगर ये आ जाएंगे तब तो बहुत बड़ी बात होगी, और फिर उनको कहीं से भी चुनाव लड़ने का मौका भी मिल सकता है। क्या हो सकता है। और एक आखिरी बात कि ये कांग्रेस ने आज बताया और ऑफिशियली कहा भी कि ये जो 4 ज्वाइनिंग हुई है, ये
द एंड नहीं है, ये एक जो हमारी बिगिनिंग है, जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत है, और आपको जल्दी ही कुछ और ज्वाइनिंग देखने को मिलेंगी। जी। और उधर डीके शिव कुमार भी कह रहे थे कि कई ज्वाइनिंग अभी होनी है दक्षिण में भी। तो डीके शिव कुमार दक्षिण में कह रहे हैं, और इधर उत्तर से जो हवा बह रही है उसकी तस्वीर आज आप लोगों के बीच ऑलरेडी पहुंच चुकी है, क्योंकि एक नहीं बल्कि चार बड़े नेता, और एक नेता तो अपनी पार्टी के साथ यानी अपने दलबल के साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और उसके साथ माफ कीजिए कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और उसके साथ कांग्रेस जो है वो बिहार में या बिहार के भी खासकर सीमांचल में बहुत मजबूत दिखाई देती है। तो एक तरफ पप्पू यादव, उसके बाद आप झारखंड आइए तो जेपी पटेल, उसके आगे बढ़िए आप उत्तर प्रदेश तो दानिश अली, और जम्मू कश्मीर आइए तो चौधरी लाल सिंह। ये चार बड़े नेता जो हैं वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, और यहां से कांग्रेस का जो धमाका है उसकी शुरुआत होती है। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं आज इस चर्चा में वरुण गांधी की, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा वरुण गांधी के नाम से भी, क्योंकि वरुण गांधी ने एक नहीं बल्कि चार नॉमिनेशन फॉर्म अभी से खरीद लिए हैं, उनके लोगों ने खरीद लिए। ऑब्वियस है कि वो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन चार फॉर्म खरीद कर ये बता चुके हैं कि आप बीजेपी के अपने वरिष्ठ जनों को कि आप या तो हमें टिकट दीजिए या हम चुनाव किसी भी ढंग से लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहां शकील अख्तर जी जो बात कह रहे हैं कि या तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या दोनों समर्थन कर सकते हैं, निर्दलीय भी उठे तो, लड़े तो। और उन्होंने साफ साफ अभी 2 दिन पहले एक और वीडियो जारी किया था, और वहां जैसे मोदी का परिवार चल रहा है तो उन्होंने कहा था पीलीभीत हमारा परिवार, ये एक वीडियो उन्होंने जारी किया था। 2 हमारे वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, सुनील शुक्ला जी और मुकेश कुमार सिंह साहब दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं और आगे बढ़े, प्रशांत टंडन जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले वरुण गांधी पर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 के समय में क्या कुछ कहा था वो जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। तो स्वागत सभी का है, लेकिन वो बीजेपी के हैं तो उनको प्रॉब्लम वहां पे होगा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में वरुण गांधी क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने उस समय दिया था, ये आप सुन रहे थे। और इससे साफ जाहिर है, और जो हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे थे कि जब चौधरी लाल सिंह ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस, तो वरुण गांधी कांग्रेस में क्यों नहीं आ सकते हैं। उधर अगर पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में आ सकते हैं, उनकी पत्नी ऑलरेडी रंजीता रंजन पहले से हैं कांग्रेस पार्टी में, और लोकसभा से भी आई और राज्यसभा से अभी हैं, पिछली दफा लोकसभा से जीत नहीं पाई थी। तो एक मजबूत होती हुई कांग्रेस यहां दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि यह तो अभी शुरुआत है, धमाका तो अभी बाकी है। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए? जी देखिए राजीव जी, सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा कि उत्तर भारत में जहां बीजेपी सबसे स्ट्रांग है वहां पे अब हमला होना शुरू हो गया है। और आज जो है वो बड़ा जो धमाका जिसको आप कह रहे हैं वो यूपी और बिहार से आया है। और मैं कहूंगा कि देखिए पप्पू यादव या राजेश रंजन जी का एक अपने क्षेत्र में आधार है। उनकी वाइफ रंजीत ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मेंबर रह चुकी हैं, अभी वो राज्यसभा से झारखंड से। जी शकील जी बता ही रहे थे कि लोकसभा में शायद लड़ेंगी वो, और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, सुना उनको कई बार लोकसभा में मैंने। लेकिन देखिए दानिश अली फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और इस विडंबना को देखिए कि जिस व्यक्ति ने लोकसभा में, पार्लियामेंट में जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, वो व्यक्ति को बीजेपी का टिकट नहीं मिला, रमेश बिजूड़ी को। दानिश अली अब कांग्रेस में आ गए हैं, संभवतः अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा जा ही रहे हैं, कई बार उनके देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं, और काफी संभावना है कि वो
अमरोहा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे लोकसभा में पहुंच जाएं। जी। तो आप देखिए कि समय का पहिया कैसे चलता है, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में पोएटिक जस्टिस। तो पोएटिक जस्टिस होगा कि दानिश अली लोकसभा में होंगे और रमेश बिदूड़ी नहीं होंगे। और रमेश बिदूड़ी जी को राजस्थान में टोंक में लगाया गया था, राजीव जी याद होगा आपको। जी बिल्कुल। और टोंक से सचिन पायलट जीत कर आ गए, तो शायद इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला या जिस भी वजह से। लेकिन दानिश अली फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। दानिश अली फैक्टर जो मायावती को लेकर बड़े संशय की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी को लेकर, कि बीएसपी किसके वोट काटेगी, बीएसपी का रुख क्या रहेगा। तो बीएसपी का रुख अगर कुछ होना होता तब तक हो चुका होता। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो चुका है, ईडी, सीबीआई, आईटी अभी थोड़े समय के लिए निष्क्रिय हैं। तो मायावती का कुछ होना होता तो हो गया होता। अब ये जो अटकलें लग रही हैं या विश्लेषण होते हैं कि मायावती किसका वोट काटेंगी और जिस तरीके के कैंडिडेट वो दे रही हैं, ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट, दानिश अली फैक्टर ने इसको एक नया आयाम बिल्कुल मिल जाएगा। क्योंकि दानिश अली, केवल अकेले दानिश अली को गाली नहीं दी गई थी, दानिश अली की आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को जो है बेइज्जत किया गया था पार्लियामेंट में, भरी पार्लियामेंट में। और राहुल गांधी वहां गए थे, तभी से ये बातें हो रही थी कि राहुल गांधी, ये हो सकता है कि दानिश अली कांग्रेस में आए। अब दानिश अली क्योंकि मुस्लिम समाज में एक स्थान बना चुके हैं, कम से कम सिंपैथी तो है। अब दानिश अली केवल अमरोहा का चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, अमरोहा के साथ साथ उनका असर अब पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और वो जो गुस्सा है वो दो लोगों के प्रति होगा, बीजेपी के प्रति तो होगा ही, मुस्लिम समाज का रहता ही है, लेकिन वो गुस्सा डाइवर्ट होगा मायावती जी की तरफ भी, क्योंकि मायावती ने इनका साथ नहीं दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। राहुल गांधी उस रात को ही वहां पे चले गए थे, उनके घर पे गए थे, और वो तस्वीर बहुत चली थी मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो दानिश अली बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आप देखिएगा कि वो बहुत बड़े पैमाने पर कई सीटों को जी वो प्रभावित करेंगे, दानिश अली फैक्टर। दूसरा कि महाराष्ट्र की चर्चा मैं करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, कि महाराष्ट्र में कल भी चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ा बुरा फंसी हुई लगती है, और जिस तरीके से पैनिक रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में राज ठाकरे नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर या वोटों के आधार पर बीजेपी को क्या दे सकते हैं। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में एक हाशिए पर है पिछले 15 साल से जी, तो वो क्या वो बीजेपी को नंबर के टर्म्स में क्या दे पाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उत्तर भारतीयों को काफी नाराज कर देंगे महाराष्ट्र के बीजेपी से, ये बात तो तय है। क्योंकि मुंबई का उत्तर भारतीय किसी को भूल जाए, राज ठाकरे को नहीं भूल सकता। तो ये पता नहीं कौन सा पैनिक है बीजेपी के अंदर कि वो राज ठाकरे को लेकर आए। और एक और जो खबर उड़ीसा से आ रही है, वो भी कांग्रेस के फायदे में जाने वाली बात है, कि खबर आ रही है कि बीजेपी और बीजेपी का अलायंस हो रहा है। और अब नवीन पटनायक के बहुत करीबी जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, उनकी तरफ से ये बात आई है। तो अगर ये अलायंस होता है तो वो कांग्रेस के हिस्से में उड़ीसा भी अब जाएगा बड़ी सीटों के साथ। और कल तक राजीव जी, कर्नाटक से भी कुछ बड़ी खबर आएगी, और कर्नाटक से भी कुछ ना कुछ हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि, तो यानी अब ये चुनाव जो है बहुत रोचक होने जा रहा है। और खासकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है।
बिल्कुल राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम बात करेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका की भी, लेकिन अभी जरा उत्तर प्रदेश को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, आपसे समझूं। दानिश अली फैक्टर की बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और इधर दो पार्टियां, एक मायावती की बसपा और उधर असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों बहुत मजबूती के साथ यहां लड़ने की, मायावती जी तो ऑलरेडी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ने आ रहे हैं। मुसलमानों के वोट काटना है, मकसद साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब मायावती फैक्टर, ये मान के भी चलें कि मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही हैं, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी तो ये साफ, ये तय मानिए कि वो किसका फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि कैंडिडेट वैसे ही घोषित कर रही हैं, मैक्सिमम मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार रही हैं, और वहां ध्रुवीकरण करने की जुगाड़ में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ वोटों के बंटवारे में मायावती जी की पार्टी और साथ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये दोनों मिलकर क्या इस बार इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के वोटों में सेंध लगा पाएंगे? क्या इस बार के जो वोटर्स हैं, मतलब जरा उनके मिजाज को, आप बातें करते हैं इसलिए उस हिसाब से समझना चाहता हूं, क्या इस बार के वोटर्स, खासकर अल्पसंख्यक वोटर्स, इस हिसाब से वोट देने जाएंगे कि हाँ हमारा एक कैंडिडेट हमारे कौम का, हमारी बिरादरी का है तो उसको भी वोट दे दें, उधर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी है तो उसको भी वोट दे दें, और वोटों का बंटवारा हो जाए एक की जगह 3 जगह? धन्यवाद राजीव जी। मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि क्या एमआईएम जब पश्चिम बंगाल में अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था तो उसको वोट मिले? क्या एमआईएम गुजरात में अपने उम्मीदवारों को उतारा था तो उसको वोट मिले? क्या एमआईएम ने तेलंगाना में वोटों के बंटवारे की कोशिश की कांग्रेस के खिलाफ, उसको सफलता मिली? यदि हाँ उनको मिली तो भी मिल जाएगी, और अगर जमानत जब्त हो गई तो नहीं मिलने वाली है। अब कोई एमआईएम के लिए कोई रहस्य नहीं रह गया, और आप अल्पसंख्यक मतदाताओं को आप ये सोचिए कितने स्ट्रेटेजिक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पिछले इस समय रमजान का महीना, बहुत पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के महीने की पहले जुमे की नमाज के दिन अगर आपने उत्तर भारत के मस्जिदों के आसपास देखा होता, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती थी जी, बड़ी तादाद में। वजह क्या थी? मैंने पूछा निकल के, भैया क्या अचानक ऐसा क्या हो गया? तो हुआ कि इस बात का अंदेशा लोगों के में है कि सीआईए को लेकर के एक प्रतिकार हो सकता है जो पिछली बार हुआ था। और आप उस दौरान कहीं भी अगर आपने देखा होगा, आम मुसलमान आया, मस्जिद में नमाज अदा की और अपने अपने घर चला गया, किसी से कोई बात नहीं की। और आप सीआईए के लागू होने के बाद आप क्या देश के किसी कोने में कोई उपद्रव दिखाई पड़ा आपको? कोई प्रदर्शन दिखाई पड़ा? वह ध्रुवीकरण की स्थिति खुद अल्पसंख्यक समुदाय नहीं होने देना चाहता, वो बात ही नहीं कर रहा कि इससे। दानिश अली जी को जब गालियां दी गई तो क्या मायावती जी उनके साथ खड़ी हुई? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में हमारे पार्टी से निकाल दिया उन्होंने, पार्टी से बाहर कर दिया। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं हुई, क्या किसी एक घटना में मायावती जी कहीं दिखाई पड़ी? राहुल गांधी उस घटना के बाद दानिश अली के घर गए, मायावती जी तो नहीं गई। मायावती जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। और क्या दानिश अली अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है? आप अल्पसंख्यक समुदाय की हलचल का अनुमान इससे लगा लीजिए कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ है, वो रहे हैं और बड़ी ताकत रहे हैं। वो उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी शानदार रही है, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया और वो चले गए समाजवादी पार्टी में। तो अल्पसंख्यक आपके साथ क्यों खड़ा होगा, या दलित आपके साथ क्यों खड़ा होगा? क्या आप राजनीतिक घटनाक्रम को देख लीजिए। आप घोसी के चुनाव में मायावती जी ने क्या कहा था? उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, और अपने मतदाताओं से अपील की थी कि आप नोटा को वोट दीजिए। परिणाम क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 20% बढ़ गया। ये कौन से लोग हैं जोड़ देने चले आए? तो सवाल इस बात का है कि एमआईएम की स्थिति आप समझ लीजिए कि एमआईएम को बिहार के चुनाव में 5 सीटें मिली जी, सीमांचल के इलाके में, बिल्कुल। और वो सभी के सभी उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। फिर सम्मानित एमआईएम के नेताजी
पश्चिम बंगाल गए, लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लगभग। और ये गुजरात गए, भरूच जैसे जिले में जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है, नौसारी जैसे जिले में जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है, क्या इनके साथ व्यवहार किया लोगों ने? आप तेलंगाना का चुनाव देख लीजिए, तेलंगाना के चुनाव में एक सीट से अधिक नहीं जीत पाए ना आज तक, और उन्होंने कितनी मदद पहुंचाने की कोशिश की थी बीआरएस को और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में इस बार के? क्या स्थिति बनी? क्या अल्पसंख्यक एक नहीं समझता कि जिस राज्य में आपकी पैदाइश है, जिस राज्य में आपका सबसे बड़ा जनाधार है, उस राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, और आप चले आते हैं चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, गुजरात में। तो आपका मतदाता इतना नासमझ है? ये इन लोगों को ये सत्तारूढ़ दल के द्वारा कैसे प्रेरित किए जाते हैं? मायावती जी हमेशा घोषणा कर कहती हैं, हम लोग सुनते आए हैं कि कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ने चली गई, क्योंकि धर्मेंद्र यादव वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे सीधे सीधे, और उनके खिलाफ एक माहौल बनाना था। और मेरा मानना है गुड्डू जमाली को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं था, वो गुड्डू जमाली की अपनी ताकत थी, और कुछ लापरवाहियां हुई समाजवादी पार्टी से, जिसके कारण से उपचुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि कोई भी चेहरा जो अल्पसंख्यकों का है वह मायावती जी के साथ नहीं है, और अल्पसंख्यकों का, दलितों की जो सिविल सोसाइटी है, इन दोनों के खिलाफ सक्रिय है। आज लोगों के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है जो गैर भाजपा मतदाता है, जिसमें अल्पसंख्यक मतदाता भी हैं, दलित मतदाता भी हैं, और सभी वर्गों के मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से संतुष्ट नहीं है। वह कहीं नहीं जाने वाले हैं, वह एक जगह जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त कहीं कोई सेध लगा लेगा, ये संभव नहीं है। देखिए, 2-4 वोट तो सबको मिलते हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलते हैं, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव को प्रभावित कर देते हो, वो स्थिति नहीं बनती। आज बहुजन समाज पार्टी अगर ये उम्मीद कर रही हो कि वो बड़ी संख्या में अपने मतदाताओं को अपने साथ रोक लेगी और बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा बहुत अच्छा खासा वोट मिल जाएगा, ये संभव नहीं दिखता, कहीं संभव नहीं दिखता। आप इसका अंदाजा इससे भी लगा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट पाने के लिए मारामारी होती थी इसी उत्तर प्रदेश में। आज टिकट मांगने वाले नहीं है। आप मैंने अपने लखनऊ के प्रतिनिधि से पूछ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के पास भीड़ की क्या स्थिति है, कोई है भी कि नहीं है, और जिन लोगों को उम्मीदवार बना रही हैं वो चेहरे कौन से हैं? कोई बड़ा चेहरा, प्रदेश में नोन चेहरा, अपने इलाके में प्रभावशाली चेहरा, कोई किसी क्षेत्र में, जब तक उन्होंने अभी 8-10 जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, किसी का नाम बता दे कोई? सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल ट्रेंड, माहौल क्या है पूरे प्रदेश में, यह साफ है, और पूरे देश में साफ है। उत्तरी भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ने तमाम राज्यों में भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाता वो जानने वाला नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि जैसे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, महाराष्ट्र में एनसीपी खड़ा किया शरद पवार ने। शरद पवार ने अपने वोटर तैयार किए, शरद पवार ने अपने पार्टी के तो संगठन को मजबूत किया। क्या यह संभव है कि शरद पवार से अलग होकर के कोई नेता उस पार्टी को लेकर चला जाए, उस पार्टी के समर्थकों को लेकर चला जाए? इंदिरा गांधी को तोड़ करके बड़े बड़े नेता पार्टी तोड़ दिए थे कांग्रेस को। जनता किसके साथ खड़ी थी? जिसने कांग्रेस को बनाया, जिन्होंने कांग्रेस के लिए इस प्रदेश में, पूरे देश में माहौल तैयार किया, जनता उनके साथ खड़ी थी। ये क्या यह तथ्य नहीं है कि शिवसेना को खड़ा किसने किया? बाला साहब ठाकरे ने। जनता को किसने जुड़ा शिवसेना के प्रति? बाला साहब ठाकरे ने। लोगों की लड़ाई किसने लड़ी? बाला साहब ठाकरे ने। और आप उद्धव ठाकरे को किनारे करके शिवसेना के मतदाताओं को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये कहीं हुआ है कि यही हो जाएगा? आप पार्टियों को तोड़ दें, अपने सांसदों को, विधायकों को लालच देके, डर पैदा करके अब अपने साथ लेके चले जाएं। लेकिन जो पार्टी का नेता होता है, जहां वो होता है, उसके समर्थक, उसके मतदाता वहीं जाते हैं, अन्य तो कहीं नहीं जा सकते हो। मायावती जी के साथ कितने लोग अलग हुए? जब तक मायावती जी की ताकत थी, मायावती जी का मतदाता उनके साथ लगा रहा, कभी नहीं गया किसी को छोड़ के।
लेकिन जब आपने अब आज आरक्षण का सवाल लोगों के जहन में आ गया है कि आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा, मायावती जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से निजीकरण का प्रोत्साहन बीजेपी दे रही है और अल्पसंख्यक दलित मतदाताओं के बीच में अपने आरक्षण को लेकर के जो चिंता है, उस चिंता के साथ क्या बहुजन समाज पार्टी जुड़ रही है, उसको आवाज दे रही है, उसका प्रतिकार कर रही है? और अगर नहीं कर रही है तो आपका मतदाता आपके साथ कैसे रह जाएगा? संभव नहीं है। बिल्कुल जी। मेरा अपना मानना है कि गैर भाजपा मतदाता वह एक जगह एकत्रित है, वह कहीं जाने वाला नहीं। और यह आप यानी इसको ऐसा नहीं कि हम और आप कोई कल्पना कर रहे हैं। आप कर्नाटक का चुनाव देखिए, जनता दल एस कहीं नहीं गया। लोगों ने क्या माना? जनता दल में व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए आश्चर्य का विषय है, क्योंकि देवेगौड़ा साहब का लोकप्रियता और सम्मान मैंने अपनी आंख से देखा। उनकी पार्टी का मत प्रतिशत इतना बुरी तरह से गिर गया, उनके ग्रैंड सन चुनाव हार गए, क्योंकि लोग जहन में था कि जनता दल जरूरत पड़ने पर बीजेपी की मदद कर सकती है। खत्म हो गया, साथ में साथ चले गए, हो गया, फाइनली चले आए। और परिणाम क्या हुआ कि जितने अल्पसंख्यक और किसान नेता थे जनता दल के साथ, सब पार्टी छोड़ के चले गए। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ वोटर नहीं रहने वाला है। आप तेलंगाना में चले जाइए, बीआरएस से संतुष्ट लोगों ने क्या बीजेपी को वोट दिया? नहीं दिया। क्या बीजेपी से संतुष्ट लोगों ने बीआरएस को वोट दिया? नहीं दिया। नहीं, क्योंकि बीआरएस संसद में बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। जितने विवादास्पद विधेयक थे उनका समर्थन करती दिखाई पड़ी। तो आम आदमी कैसे मान लेगा कि आप बीजेपी के खिलाफ है? वो सब के सब लोग, बीजेपी और बीआरएस दोनों से संतुष्ट लोग कांग्रेस के साथ खड़े हुए और एक जबरदस्त जीत दर्ज किया कांग्रेस ने। जो विधानसभा के उपचुनाव हुए आप उनमें देख लीजिए, क्या बंटवारा हुआ कहीं अल्पसंख्यक मतदाताओं का। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 60% से अधिक है, टीएमसी अपने संसदीय इतिहास में पहला उपचुनाव हार गई वहां, और वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। पूरी तरह से कंसोलिडेट है। जो मतदाता है बीजेपी के खिलाफ, वो कहीं नहीं जा रहा है। एक तमाम चीजों खड़े होने, बैठने और ये करने से बात नहीं बनने वाली है। पप्पू यादव, निश्चित रूप में व्यक्तिगत तौर पर पप्पू यादव का कांग्रेस में शामिल होना मैं एक बड़ी घटना मानता हूं। पप्पू यादव का बिहार में अच्छा खासा असर है, बहुत एक बढ़िया उन्होंने एक संगठन खड़ा किया हुआ है और महागठबंधन की एक बड़ी ताकत बन के आएंगे। वो लालू जी के पहले भी समर्थक रहे हैं और इनका इस कांग्रेस में आना एक महागठबंधन के लिए बड़ी ताकत होगी। मैं शकील जी ने बात कही लाल सिंह के बारे में। लाल सिंह ने वो तथ्य है कि उन्होंने एक जुलूस निकाला था, लेकिन लाल सिंह की लोकप्रियता उस इलाके में वो भी है। लाल सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं वहां, और वो कांग्रेस की उस पूरे जम्मू कश्मीर में एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। मैं लाल सिंह के आवास पे जम्मू कश्मीर के लोगों को देखा है जब एमपी होते थे, किस तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, और पार्लियामेंट के भीतर भी अपने लोगों के लिए किस तरह के संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े। जम्मू कश्मीर में लाल सिंह का आना एक वो घटना निश्चित रूप से वह एक इनके ऊपर आरोप है, लेकिन लाल सिंह का ये जम्मू रीजन में पूरी तरह से ये कांग्रेस की एक बड़ी ताकत होगी। उनका लाल सिंह का भी कांग्रेस में शामिल होना, ये जितने नेता भी शामिल हुए आज की तारीख में, उसमें किसी नेता को, चाहे दानिश अली हो, दानिश अली एक चेहरा है अल्पसंख्यकों के और राष्ट्रव्यापी चेहरा है, पिछड़ों के एक मजबूत चेहरा है पप्पू यादव। जम्मू कश्मीर के बेल्ट में लाल सिंह की अपना एक असर है। कोई एक ऐसा नेता नहीं है, पटेल जी को ले आए झारखंड में, आपने क्या कहा नारा दिया इन्होंने, बीजेपी ने कहा कि लंका से निकल करके सीधा अयोध्या चली आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तुरंत नारा दे दिया कि आप झारखंड को लंका मानते हैं। आपका यह नजरिया है, जवाब देते नहीं बन रहा है किसी को। तो इस तोड़ फोड़ से स्थिति नहीं बननी है। हाँ, जन समर्थन वाले नेता, स्थापित चेहरे, लोगों के मुद्दों के साथ लड़ने वाले चेहरे जहां जा रहे हैं, ताकत वहीं बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
झारखंड की जो बात कर रहे थे अभी हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, झारखंड सीता सोरेन कल ही वो बीजेपी ज्वाइन की हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हेमंत सोरेन के भाभी हैं और उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनकी एक अलग महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा के तहत वो चाहती थी कि चंपई सोरेन की जगह वही सीएम बने। ऐसा हुआ नहीं और आज की परिस्थिति कुछ और कि वो बीजेपी में आ गई। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, जेपी पटेल झारखंड से, पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ बिहार से, इधर दानिश अली उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से जम्मू के नेता आप जानते हैं चौधरी लाल सिंह, ये 4 बड़े नेता आज कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है, वरिष्ठ नेताओं का कहना है, ये तो अभी शुरुआत है और उसी पे चर्चा कर रहे हैं। उसके साथ साथ वरुण गांधी की चर्चा हम स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में और खासकर पीलीभीत से कौन कैंडिडेट होगा बीजेपी का, ये तय नहीं है, ये सामने नहीं आया है, अंदर खाने तय हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी को नहीं उतारने जा रही है, और अगर वरुण गांधी को नहीं उतारने जा रही है तो वरुण गांधी ने एक नहीं बल्कि 4-4 सेट क्यों ले लिए नामांकन के। क्या वरुण गांधी निर्दलीय उतरने वाले हैं? क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? यही 3 ऑप्शन दिखाई देता है। वो देखेंगे, समय के गर्त में है, वो सब कुछ आएगा सामने। और चर्चा इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, कैसे यहां बीजेपी के लोग आखिर क्यों टूट टूट के आ रहे हैं, ये सब हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब। मुकेश जी, आपसे भी समझूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, झारखंड और उधर जम्मू कश्मीर तक चर्चा चल रही है और उसमें कैसे इस चुनाव को रोचक चुनाव के रूप में हम देख रहे हैं, कैसे यहां से परिस्थितियां वन साइडेड नहीं दिखाई दे रही हैं। 2019-2014 की तरह 2024 नहीं है और इसमें भी एक अल्पसंख्यक मतदाता जो हैं उनको लेकर और वो इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एक जगह। और बहुत शानदार विश्लेषण अभी सुनील शुक्ला जी का था, अलग अलग, खासकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार के बाद हर राज्यों में क्यों मुंह की खानी पड़ी, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण ये जो दे रहे थे उसमें जोड़ दूं, क्योंकि वहां 5 सीटें जीत के सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आती है और उसके वहीं से वो साबित हो जाती है कि ये बी टीम है, क्योंकि वो वहां भाजपा और जेडीयू की सरकार बनाने गए थे। देश की जनता समझदार है, सब कुछ समझ गई, आगे की परिणति क्या, किस दिशा में गए, वो सब हमने देख लिया। जरा आपसे समझो, कितना रोचक देखते हैं इस चुनाव को? है और अब सवाल यह है कि क्यों इतना रोचक है। पहली बात कि जितनी बातें बीजेपी दावे के रूप में कर रही थी, उन दावों की हकीकत क्या है, एक रोचकता तो ये है। बीजेपी का दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पार्टी सत्ता में है, 10 साल से है और वाकई में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दूसरी रोचकता ये है कि इस चुनाव की ट्रांसपेरेंसी कैसी रहने वाली है। आप ही के आज के शो में शुरुआत में आपने दिखाया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के भाषण के ऊपर धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। चुनाव आयोग में उसकी शिकायत हुई है, लेकिन शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि साहब चुनाव आयोग निष्पक्षता और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से कोई एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहेगी, छोटे से छोटा एक्शन भी लेना चाहेगी, शायद ही किसी को यकीन हो ऐसा। यानी चुनाव आयोग की जो प्रासंगिकता है वो हमारे सामने है। उस घटना, ये बहुत बड़ी घटना, चंगू मंगू नेता नहीं है। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति का क्या मतलब है, तो यहाँ धर्म को घसीटने की क्या जरूरत थी। और भी तरीके थे, बगैर हिंदू धर्म का नाम लिए भी आप शक्ति की बात कर सकते थे, लेकिन वो जानबूझ करके लाए। और ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास शब्दों की कमी होती है, उनके शब्द बहके हुए हो सकते हैं लेकिन होते हैं भरपूर। बहरहाल दूसरी बात पे चलें कि जो आज दल बदल के रूप में, क्या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस से कई लोगों के जुड़ने की घटना के रूप में हमारे सामने है, उस पर अभी कई लोगों ने बहुत अच्छा उस पर इनपुट दिया। मैं जो बातें कही गई है मैं उसका बियॉन्ड एक दो चीज और कहना चाहता हूं। मसलन बिहार से शुरू करते हैं कि पप्पू यादव का आना एक नेता के आना नहीं है, गठबंधन में किसी एक और पार्टी का शामिल होना नहीं है, बल्कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को विलय किया है कांग्रेस में। यहां विलय शब्द की बहुत महत्वता है, यानी
कि जो भी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन नाम की चीज बिहार में जनता के बीच जाएगी, वो ये बताएगी कि साहब हम कोई एक नया फिक्शन बन के नहीं आए हैं, बल्कि हम वाकई में इस गठबंधन को कंसोलिडेट करने के लिए आए हैं। और लगे हाथ इसी में जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि पप्पू यादव की जो राजनीति है और उनका जो जनाधार है उसमें जैसे ही, अपने आप तो वो मजबूत हैं ही, लेकिन जैसे ही उसमें आरजेडी की और कांग्रेस की जितनी भी ताकत उनके क्षेत्र में है वो जुड़ जाती है, तो वो वाकई में बहुत बहुत मजबूत नजर आते हैं। इसलिए पप्पू यादव के आने का मतलब महज 1-1.5 सीट तक नहीं, जैसे आप लोग ने कहा भी कि सीमांचल की 5-6 सीटों पर उसका अच्छा प्रभाव नजर आना तय है। भले ही जो भी चुनाव का नतीजा निकले, लेकिन यकीन जानिए कि ऐसी टक्कर वहां देखने को मिलेगी कि मुझे लगता है कि जो इनके विरोध में खड़ा होगा उसकी भी चूलें हिल जाएंगी। दूसरी बात पे हम, हालांकि ये बात मानी जा सकती है कि जब इतने सारी चीजें इनके पक्ष में है तो चुनाव यही जीतेंगे, ये माना जा सकता है, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एजम्पशन के लिए, कि अगर इनके खिलाफ नीतीश और बीजेपी, उन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, चाहे वो ईवीएम के रूप में हो, चाहे वो धनबल के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य बल के रूप में हो, तो भी टक्कर ऐसी जबरदस्त होगी कि चूल्हे हिल जाएंगी। ये एक बात मुझे कहनी थी पप्पू यादव के रेफरेंस में। जो बात दानिश अली के रेफरेंस में है, प्रशांत की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में, या उसी बात को सुनील जी ने भी बहुत स्ट्रांग किया, मजबूत किया, कि उत्तर प्रदेश में दानिश अली एक ऐसे मुस्लिम चेहरा हैं जिस मुस्लिम चेहरे के माध्यम से जमीन पे ये मैसेज देना बहुत आसान हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा कि जो भी अल्पसंख्यक वोट है उसको अपनी कंसंट्रेशन कहाँ रखनी चाहिए, या इंडिया गठबंधन के साथ क्यों रखनी चाहिए, क्यों उसका वोट बंटना नहीं चाहिए। हालांकि ये दूसरी तरफ पोलराइजेशन का भी एक बाई प्रोडक्ट पैदा करता है, लेकिन वो तो वैसे भी कर रहा है, तो एक चीज तो यहां पर इसकी जो मुझे दिखती है, दानिश अली के आने से उत्तर प्रदेश पे ये इंपैक्ट होगा। भले ही वो अपनी एक सीट निकालेंगे, लेकिन ऐसी कई सारी सीटें होंगी जहां पर कि वो मुसलमान मतदाताओं के बीच में ये संदेश देने में सफल होंगे कि वो यहां क्यों आए हैं। अगली बात आप देखिए राम सिंह के बारे में, लाल सिंह की, जम्मू कश्मीर के नेता, संसद के अंदर हमने इन्हें देखा है कि ये एक फायर ब्रांड नेता की तरह से बिहेव करते हैं। तो हालांकि तब इनकी उम्र 10-15 साल कम थी, अब ज्यादा हो गई है, तो जाहिर सी बात है शायद वैसे तेवर ना नजर आए। लेकिन हाँ, लाल सिंह का आना ये बताता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जब उन्होंने यहां से बीजेपी जाने का फैसला किया, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो कांग्रेस की संस्कृति में पले बढ़े थे, और जो कठुआ कांड के बाद उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। लेकिन शायद वो उन्होंने इसलिए किया कि आला कमान खुश हो जाएगा और कहीं हमको अंतरी मंत्री बना देगा। राजनीति में इस तरह के दांव पेच होते हैं, खेले जाते हैं। कई बार आपकी चाल सीधी पड़ती है, सही पड़ती है, निशाने पे पड़ती है, और कई बार आपको बैकफायर कर जाती है, तो उसको भी बैकफायर किया। लेकिन हाँ, अभी जो ये यहाँ आए हैं, ये डैमेज कंट्रोल के लिए आए। यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा, और ये सही है कि उनके पास एक ठीक जनाधार है जम्मू कश्मीर में, वो एक ठीक जनाधार वाले, बढ़िया जनाधार वाले नेता है। उनके अंदर ये क्षमता है कि वो प्रतिकूल हवा में भी चुनाव जीत सकते हैं, अगर कुछ और उटपटांग हरकत नहीं हो उनके साथ। तो एक चीज तो ये है। अब हम बात करें, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि बीजेपी, मैंने अभी रिसेंटली एक जगह लिखा कि बीजेपी जो है, इसका खुद का क्या कन्फ्यूजन है, जरा गौर से देखिएगा। आपने भी आज ये बातें कुछ अपने इंट्रो में बताई थी। हम लोग ये जानते हैं कि अभी तक बीजेपी ने 267 लोगों के टिकट जारी किए, 267। अब इस 267 का इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस 267 में 140 लोग ही उनके ऐसे सांसद हैं जो मौजूदा सांसद हैं। यानी हम ये जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा टिकटों का चयन सिर्फ और सिर्फ एक पैमाने पर करता है, वो है विनेबिलिटी फैक्टर। विनेबिलिटी फैक्टर का जो बीजेपी का अपना खुद का असेसमेंट है, जो उसके आंकड़े बता रहे हैं, उसका डाटा बता रहा है कि अगर आपने 267 लोगों में से सिर्फ अपने 140 मौजूदा सांसदों को के बारे में ये पाया है कि ये जीत सकते हैं, जरा गौर कीजिए
कि इसका जो रेशियो है, इसका जो अनुपात है, वो 52 से 53% के बीच में है। और इसी में, इन्हीं 267 में आप 137 नए चेहरे उतारते हैं। इन्हीं 267 में आप 63 मौजूदा सांसदों का अपना टिकट काटते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, 24% है। अब आप जरा इसका एनालिसिस समझिए। इसका एनालिसिस यह है कि अगर आप ये मानते हैं कि आपके 267 में से 63 सांसद ऐसे हैं, 1/4 ऐसे हैं जो कि आपके तमाम पराक्रमी नेतृत्व के बावजूद, तमाम उपलब्धियों के बावजूद चुनाव जीतने की दशा में नहीं है। ये वही लोग हैं जो 2019 में चुनाव जीत के आए थे और इनके जीतने के पीछे कहा गया था ये मोदी की आंधी का इनको फल मिला है, इनको नतीजा मिला है। तो ये सीधी सी, दूसरी तरफ यही आंकड़ा, यानी अगर आप 267 में से 140 मौजूदा सांसदों को ही रिपीट करते हैं, जो 52 से 53% है, इसका मतलब साफ है कि आपको साफ दिख रहा है कि आपके आधे सांसद, मौजूदा सांसदों में जितने अभी तक आपने टिकट दिए हैं, उसमें से आधे के करीब 50-55% ही जीत पाएंगे। अगर यही रेशियो हम मल्टीप्लाई कर दें आपकी रेस्ट से, जी, यानी तीसरा, देखिए कि आप खुद क्या ये मान रहे हैं कि हमारी मौजूदा स्थिति, हमारी लोकप्रियता की, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की मौजूदा स्थिति यह है कि वो तकरीबन आधी सीटें नहीं जीतने की दशा में अपने आप को देख रहे हैं। वो बात अलग है कि वो जो नए चेहरे उतार रहे हैं, उन नए चेहरों को उन्होंने पहले भी कई जगह आजमाया है। मध्य प्रदेश में आजमाया, छत्तीसगढ़ में आजमाया, गुजरात में आजमाया है और वहां उनको उसका फायदा मिला है। तो ये ठीक है कि आप अपने आजमाए हुए नुस्खे को फिर से आजमाना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अभी तक का जो आपका आंकड़ा बताता है वो ये बताता है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात, तमाम लोगों ने, हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से पेड मीडिया ने तरह तरह के पोल सर्वे कराए हैं। तमाम लोगों ने ऐसे भी पोल सर्वे कराए हैं जो साफ साफ बता रहे हैं और ऐसे ट्वीट घूम रहे हैं। मैंने कोशिश की है अब आपके यहां भेजने की ऐसे कुछ ट्वीट को, अगर देखिए मुमकिन होगा शायद उसे रुद्र चला सकें। वो ट्वीट बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत ऊपर गई है। इसमें बीजेपी के भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह के ट्वीट किए। एक और बात आपको अंदर की बताऊं, सभी पार्टियों की तरह बीजेपी भी जमीनी जायजा लेने के लिए तरह तरह के सर्वेक्षण कराती है। बिल्कुल। स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, हमारी सर्वेक्षण में तो 200-210 के आसपास सीटें दिख रही हैं। हालांकि हम पूरी ताकत लगा देंगे, एड़ी चोटी एक कर देंगे, आकाश पाताल एक कर देंगे और हम जो है वो 302 से आंकड़ा पार करेंगे। हम 300 भी जाने की कोशिश करेंगे और 400 जाने की भी कोशिश करेंगे। तो कोशिश तो अलग चीज है, लेकिन अगर आपका ही सर्वे, ये मौजूदा स्थिति, आपके पक्ष में बह रही मौजूदा हवा अगर अप्रोक्सीमेटली आपको 200 सीट के आसपास दे रही है, तो वो भी, मुकेश जी की आवाज थोड़ा बीच बीच में जा रही है, माफी चाहूंगा। और मुकेश जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा वीडियो डाउन हो रहा है। आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आऊं उससे पहले अभी अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, जरा उसको अगर स्क्रीन पर ले आए तो बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट, उसमें से एक गौतम बुद्ध नगर में अपने कैंडिडेट को, महेंद्र सिंह नागर को इन्होंने बदल दिया है और यहाँ राहुल अवाना को यहाँ से दिया है महेंद्र सिंह नागर की जगह पे। और संभल में आप जियाउर रहमान वर्क को देख रहे हैं, बागपत में मनोज चौधरी और गौतम बुद्ध नगर राहुल अवाना। उसके अलावा पीलीभीत से, पीलीभीत की हम चर्चा कर रहे थे अभी, पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को इन्होंने उतारा है और राजीव राय को घोसी से, और मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को। ये 6 कैंडिडेट्स की घोषणा, एक इसमें से बदला गया है गौतम बुद्ध नगर के लिए, राहुल अवाना का नाम यहां पे है, पहले महेंद्र सिंह नागर का नाम था। महेंद्र सिंह नागर तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन उनको हटाकर राहुल अवाना को यहां दिया गया है। क्या मायने हैं ये सब भी हम अगली उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन उससे इतर जरा आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। यहां हम चर्चा जो कर रहे हैं वो एक
ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में और इस वक्त जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी की का आज का धमाल धमाका जो भी कह लें, और उसमें अलग अलग दलों से आए हुए या खुद अपने दल को यहाँ मर्ज करते हुए, विलय करते हुए पप्पू यादव दिखाई देते हैं। आप चूंकि सेंट्रल इंडिया में बैठे हुए हैं और कल भी आपसे चर्चा हो रही थी, जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर आप देखते हैं कि परिस्थितियाँ 2019 से बिल्कुल बदली हुई हैं? क्या सेंट्रल इंडिया में ही देखा जाए, क्योंकि हम लगातार, और मैं कल भी कह रहा था कि लगातार हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत की बात लगभग पैक हो चुकी है, दक्षिण की बात हम करते रहेंगे, बीच बीच में और लाएंगे। उत्तर भारत में, उसमें भी उत्तर से थोड़ा और नीचे आइए, सेंट्रल इंडिया में क्या कुछ आपको दिखाई देता है? आवाज नहीं है, दीपक जी की आवाज नहीं आ रही है। अमलेंदु जी जरा आपसे आना चाहता हूं आपके पास, जरा समझूं ये जो कैंडिडेट्स की घोषणा, पीलीभीत से तो समाजवादी पार्टी ने उतार दिया अपने कैंडिडेट। जी राजीव, तो इसका मतलब कि बड़ों गांधी की पीलीभीत को लेकर के बातचीत नहीं हो रही है समाजवादी पार्टी के साथ, और अगर होगी भी तो उसका मतलब आखिर में बदला जा सकता है। हालांकि 20 मार्च बदल सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर में बदल दिया, नोएडा में बदल दिया, और आज ही वो जो थे वो हम लोगों के इलाके में घूम रहे थे, वो महिंद नागर जो थे पूरे, तो बदल दिए गए, शाम तक जो आ गई पर्ची, तो ऐसे वहां भी पर्ची बदली जा सकती है। हालांकि भगवत सिंह गंगवार जो मंत्री भी रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में, वहां के बरेली के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और पहले भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब इधर आ गए, मतलब यहाँ रहे समाजवादी पार्टी में, तो उनको बनाया। तो कुर्मी बाहुल सीट समझी भी जाती है एक तरीके से, वो पीलीभीत जो है, तो वहाँ उनको बनाया है। तो अब देखना ये है कि इसका मतलब पीलीभीत को लेकर के शायद कुछ सही सूचनाएं होंगी, या हो सकता है बड़ों गांधी कहीं और जा रहे हो पीलीभीत को छोड़ करके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो अभी बदला है जिस तरीके नहीं, वरुण गांधी क्यों जा रहे हैं? वरुण गांधी के से समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना? समाजवादी पार्टी, अभी आप कह रहे थे कि वो बदल सकते हैं। कल को अगर वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती है और समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से टिकट देना चाहती है, तो जैसे अवाना को अभी लेके आ गए यहाँ, वैसे बदल देंगे, उसमें क्या है? जी हाँ जी, बिल्कुल होता है, और वो तो ये नॉमिनेशन होने के बाद भी बदला जा सकता है, फॉर्म भी तो बदला जाना है, वो बाद भी बदला जा सकता है। उन्होंने खरीद ही लिए फॉर्म, वरुण गांधी ने 4 फॉर्म खरीद ही लिए, तो 4 फॉर्म दाखिल होंगे, तो बाद में आकर वो फॉर्म दे दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये समझा सकता है। लेकिन बहरहाल जब संभल की चर्चा चल रही, संभल अच्छा दिया उन्होंने, भक्त साहब के बेटे को वहां दे दिया है टिकट, तो ये एक अच्छा समीकरण है। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब चुनाव धीरे धीरे खुल रहा है, और अच्छी लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगी। भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि सब उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड से जो है उसको बल्ले बल्ले हो जाएगी पिछली बार की तरीके से, वो कहीं भी होती राजनीति बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत में ही उसको जो उसका अपना गढ़ समझाता था, वहां उसको जो है नाक को चले चबाने पड़ रहे हैं। अभी अच्छे तरीके से समझा सकता है, जिस तरीके से टिकट बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष के समीकरण यहाँ बन रहे हैं, विपक्ष का गठबंधन हो रहा है, उसको देख करके अच्छे तरीके से समझा सकता है भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां हैं। इसी तरीके से राजीव जी जो दक्षिण का कहा जाता है, दक्षिण का किला था उनका कर्नाटक, और जहां 2019 में उनको बड़ी अपार सफलता मिली थी, 28 में से शायद 25 सीटें उनको मिल गई थी। अब आज ही एक सर्वे आया है राजीव जी, वहां का ई दिनायक है, उनका सर्वे आया है कि 17 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 11 बीजेपी जीत रही है, और 11 में 7 जो है वो बहुत बताई जा रही है, उनमें से 7 बहुत अभी कांग्रेस जीत सकती है। तो ये स्थिति जो है वहां जिस तरीके से आ रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई बहुत आसान नहीं है। और जैसा कि मुकेश जी कहते हैं कि उनका अपना आंतरिक सर्वे 200 तक है, मुझे लगता है वो भी झूठ बोल रहे हैं, उनका आंतरिक सर्वे भी 150 के अंदर ही होगा राजीव जी। तो जो भी है, चलिए बिल्कुल जी, बिल्कुल देखते हैं, जराना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपकी उम्मीद है आवाज आ गई होगी। जरा सेंट्रल इंडिया आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ देखा जाए सेंट्रल इंडिया में? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, फिर से आना चाहता हूं जरा शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, ये कांग्रेस की गतिविधियां, रणनीतियां, कांग्रेस कैसे आज दावा कर रही है कि शकील जी कि ये जो अभी आने वाले समय में और भी कई नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में आएंगे। उधर डीके शिव कुमार आज बिल्कुल ताल ठोक रहे थे कि अभी आप देखिए बड़े बड़े नेता, सांसद
वो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। उत्तर भारत की वानगी हम देख रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में तो एक बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका ये करीब करीब कांग्रेस में आना तय है। बड़ी बात है पूर्व मुख्यमंत्री का आना, सदानंद जी का। लेकिन जो कांग्रेस यहां पे कह रही है तो उसका आधार है, वो आधार यही है कि इस वक्त जो है बीजेपी गिरती हुई दिख रही है, कमजोर होती हुई दिख रही है, और जो 2019 में माहौल था वो माहौल नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास लोग कई कई चैनलों से बात करते रहते हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी वो लोग उस बात को ओपन करते हैं, कभी नहीं करते। तो आज की तारीख में कई प्रदेशों से कांग्रेस के फीलर आ रहे हैं, और जाहिर है कि इस वक्त जो भी आना चाहता है वो कुछ लेना चाहता है, कोई भी पार्टी की सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस किसको कितना दे पाएगी ये भी कांग्रेस को देखना पड़ रहा है कि अगर हम किसी को लाएंगे, अब जैसे जो बात हो रही है लाल सिंह की, तो लाल सिंह को अगर आप लाओगे वहां पे तो लाल सिंह उधमपुर की सीट मांगेंगे, मांग ही रहे हैं। वो सीट के दूसरे दावेदार भी हैं जिन्होंने इतने सालों से कांग्रेस में काम किया है। देखिए, जम्मू जो है कांग्रेस का, शकील जी, ये बात तो उधर भी बीजेपी में भी जो कांग्रेस से जाते हैं उधर भी लागू होती है। बीजेपी भी उनको लेके आती है, जिताऊ कैंडिडेट लाती है और टिकट देती है। कांग्रेस भी लेके आई, राहुल कसवा को लेके आई, टिकट दे दी चूरू के सांसद बीजेपी से। तो इसमें बुराई क्या है? तो कांग्रेस के लिए समस्या यह है कि कैंडिडेट जो 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वफादारी के साथ में काम किया है। तो ये एक समस्या होती है। इसलिए जो अभी कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बातचीत चलती रहती है, कई बातचीत नतीजे तक पहुंचती हैं, कई नहीं पहुंचती। आज अभी इस टाइम कांग्रेस की सीईसी की भी मीटिंग हो रही है। कुछ नाम कल के बचे हुए थे, उन पर फैसला हुआ है, कुछ आज हो जाएंगे। तो ये आज रात को या कल तक नाम घोषित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, इन 4 राज्यों पे आज की अभी सीईसी हो रही है। खड़गे जी और सोनिया गांधी और सारे नेता वहां पे पहुंच गए हैं, बातचीत चल रही है। देखिए, हर पार्टी का अपना एक अलग मिजाज होता है। बीजेपी क्या करती है उससे आप कांग्रेस को नहीं आंक सकते, कांग्रेस क्या करती है इससे बीजेपी को नहीं आ सकते। बीजेपी इस टाइम एक व्यक्ति चला रहे हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। राहुल गांधी वो रोल करने के लिए तैयार नहीं है, इंदिरा गांधी वाला। तो इसलिए आपने देखा कि कल घोषणा पत्र को फाइनल करने के लिए भी सीडब्ल्यूसी बुलाई गई थी और लंबी बहस हुई। करीब 2 घंटे तक तो चिदम्बरम जी पूरा घोषणा पत्र समझाते रहे। बीजेपी का घोषणा पत्र किसी से विचार की जरूरत नहीं है, बना के आएगा और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो हर पार्टी का एक अपना तरीका होता है। आज बीजेपी एक बहुत ही अलग तरीके से चल रही है, जैसे कभी इंदिरा गांधी चला करती थी। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे कि रमेश बिरूड़ी का टिकट उन्होंने काट दिया तो काट दिया, प्रज्ञा सिंह का टिकट उन्होंने काट दिया तो काट दिया, प्रवेश वर्मा का काट दिया। इसके फायदे नुकसान अपनी जगह पे दोनों अलग अलग होते हैं, मगर इसका हम तुलनात्मक वो नहीं कर सकते। जैसे अभी जो कांग्रेस में आने वाले लोग हैं उन सब के बदले में आप अपने किसी अच्छे आदमी को हटाने की स्थिति में है या नहीं है, यह देखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे अब वरुण गांधी की जो बात हो रही है, तो वरुण गांधी का मामला इसीलिए हमने कहा था जब फर्स्ट राउंड में बात कर रहे थे हम लोग, बहुत ट्रिकी किस्म का मामला है। खुद राहुल कितना लाइक करेंगे नहीं करेंगे ये सारा बताना बहुत आसान किस्म की चीज नहीं है। इसमें जो सबसे खास बात है वरुण के मामले में, जो कहा जा सकता है कि फैसला वरुण को लेना है और वरुण जितना जल्दी फैसला ले लेंगे वो उनके हित में होगा। समस्या क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि अभी सपा ने घोषित कर दी, वो इसीलिए कर दी कि वरुण आज की तारीख तक फैसला ले नहीं पा रहे हैं।
वरुण को फैसला लेना है कि उन्हें बीजेपी में रहना है या बीजेपी छोड़ना है। वो बीजेपी के खिलाफ लिखते रहे, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। तो अब जब ये सब आप कर रहे हो तो बीजेपी की टिकट की उम्मीद आप क्यों कर रहे हो? आपको अपने आप में फैसला लेना चाहिए कि मुझे अब बीजेपी से टिकट नहीं चाहिए और मुझे पीलीभीत से चुनाव लड़ना है, या अगर पीलीभीत में छोड़ता हूं तो दूसरी किस जगह से मैं चुनाव लड़ता हूं। आपको याद है कि पहला चुनाव वो सुल्तानपुर से लड़े थे और जीते थे वहां से। वो ये तीनों सीटें बिल्कुल मिली हुई हैं, एक साथ लगी हुई हैं, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर। और अमेठी का जो नामांकन पत्र होता है वो जिला सुल्तानपुर में ही भरा जाता है। राहुल वहीं पे नामांकन भरने के लिए गए हुए थे सुल्तानपुर में। तो अब ये फैसला लेना है वरुण गांधी को। अब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो देखिए, आज राहुल गांधी एक बहुत ही अलग स्थिति में है। वो तपकर निकल आए हैं। राजनीति में जनता किसी के साथ ऐसे ही नहीं रहती है। आज राहुल एक बड़ा विश्वसनीय चेहरा बन के उभरे हैं, न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन में। तेजस्वी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे सीनियर नेता और केजरीवाल, सब उनके साथ में आज खड़े हुए हैं। अब गांधी, ये देखिए बड़ा नाजुक किस्म का मामला होता है, इसको हम बहुत जनरल वे में नहीं कह सकते। अब जहां गांधी सरनेम का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं, पहले भी उठे थे। वो सब कुछ हमने देखा है कि किस तरह मेनका गांधी ने अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, किस तरह सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने बोला, राहुल और प्रियंका के खिलाफ उन्होंने बोला, और राहुल और प्रियंका को एक बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ना पड़ी, सोनिया गांधी को एक मुश्किल लड़ाई लड़ना पड़ी। और कांग्रेसियों ने यह बात तय करी और देश की जनता ने यह तय बात करी कि इंदिरा गांधी के सच्चे वारिस जो हैं वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है, वो सोनिया गांधी। तो ये विरासत की लड़ाई जो होती है बड़ी आसान नहीं होती, जैसा कि आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे हैं, जनता ने वो तय किया है। तो ये सब चीजें बड़ी संवेदनशील किस्म की चीजें हैं, लेकिन इसमें जो कहा जा सकता है वो यही कहा जा सकता है कि वरुण गांधी के हित में यह है। वरुण गांधी ने जो एक बात कही थी, जो हिंसक भाषा का उपयोग उन्होंने किया था, मारने काटने की बात कही थी, उसके बाद वो गांधी परिवार के हैं, संजय गांधी के बेटे हैं, वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, वो पढ़े लिखे आदमी है वो, और पूरे देश को समझते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। और अगर उन्हें राजनीति में आगे जाना है तो उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ रहते हैं। कांग्रेस में आना उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कोशिश करना पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, खुद प्रियंका से उनको बात करना पड़ेगी, खुद राहुल से बात करना पड़ेगी, खुद अपनी चाची सोनिया गांधी से बात करना पड़ेगी। तो ये सारी चीजें वरुण गांधी को तय करना है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी उनको लेके बहुत बड़े संकट में है, और वो संकट इसलिए है कि गांधी के नाम पे उसने एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की थी कि हम मेनका गांधी को अपने साथ ले आए हैं, हम वरुण गांधी को ले आए हैं, और वरुण गांधी को इतना इंप्रेस कर दिया था उन्होंने कि वरुण गांधी ने वो भाषण दिया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें गीता पढ़ने की सलाह दी थी, अगर आपको याद हो तो। हम वहीं थे जब प्रियंका ने कहा था कि मैं खाली वरुण से इतना कह सकती हूं कि वो गीता पढ़े और समझे कि क्या बोलना है, कितना बोलना है जी। लेकिन उसके बाद वरुण गांधी भी संभले, उनकी भाषा भी सुधरती चली गई, परिवार के साथ उनका मिलना जुलना भी हुआ। कई ऐसे अवसर आए, वो बड़े व्यक्तिगत किस्म के मामले होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं, जब वरुण गांधी वहां गए भी और अपने भाई और बहन से मिले भी। लेकिन राजनीति इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मां जो है मेनका गांधी के बारे में जो आज तक कहा जाता है कि वो शायद अभी भी नहीं चाहती कि वरुण जो है उन लोगों के साथ जाए, और ऐसे में वरुण के लिए अपनी मां को नाराज करना, नहीं कर पाना, ये सब बड़ा कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात बड़ी साफ साफ है, जो हम फिर से कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी जल्दी फैसला नहीं करेंगे तो वरुण गांधी के लिए नुकसानदेह होगा। कांग्रेस को अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा, एक बड़ा लंबा विषय है और बड़े विस्तार से किसी दिन हम बताएंगे कि आज राहुल गांधी कहां से कहां तक पहुंच गए हैं।
वो जैसे कहते हैं कि कुंदन बन गए हैं। उन्होंने जो ये यात्राएं की है, 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आलोचनाएं से रहे हैं, और उसके बाद भी जरा भी विचलित नहीं हो रहे। भारतीय राजनीति में अपने आप में एकमात्र उदाहरण है कि इतनी गालियां खाने के बाद, इतनी आलोचनाएं सुनने के बाद, और यह आलोचना सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, खुद उनकी पार्टी में भी जो बड़े बड़े नेता है, उन्होंने भी राहुल को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। G23 बनाई था, सबको मालूम है। G23 का एकमात्र उद्देश्य था राहुल को कमजोर करना। वो कहते थे कि राहुल हटाओ, हम सोनिया जी आपके साथ हैं। तो राहुल उन सब से निकल के आज एक स्थिति में पहुंच गए हैं, और उस स्थिति में राहुल के पास ही किसी को आना पड़ेगा। फिलहाल वो स्थिति नहीं है कि अब राहुल किसी के पास जाएं, और जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वरुण गांधी को यह बात अच्छी तरह समझना पड़ेगी कि आज की तारीख में समस्या उनके बीजेपी से जुड़े होने की है। जब तक बीजेपी से पूरी तरह वो नाता नहीं तोड़ेंगे, शकील जी एक बात बताइए, चलिए वो क्या करेंगे उसको थोड़ा सा किनारे करके एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि पीलीभीत से अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है भाजपा, तो क्या सीट गई भाजपा के हाथ से? नहीं, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। भाजपा के हाथ से सीट गई या नहीं गई, ये कहना कोई आसान चीज नहीं है। सिंपल बात है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है अभी तक। अब वो पीलीभीत से लड़े, वो सुल्तानपुर से लड़े, या हम कहना नहीं चाहते अमेठी रायबरेली से लड़े, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। बहुत बड़ा नाम है संजय गांधी का बेटा जो है, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं होता है। आज भी राजनीति में वरुण गांधी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन वो थोड़ा सा अपना, आप कह रहे थे ऐसे भाषण देते हैं, उसके बाद डिरेल हो गया बेटा, उसका कद बहुत नीचा हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो सब राजनीति में वही कह रहे हैं। राजनीति में देखिए कोई एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, बहुत सारे ग्रे एरिया होते हैं राजनीति में। ब्लैक एंड व्हाइट में हम किसी भी चीज को राजनीति में देख नहीं सकते। और आज की राजनीति जो मोदी जी के बाद आई है 10 साल में, वहां तो हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं। कब क्या हो जाए, कौन सी चीज पे जनता आपको पसंद करे, कौन सी चीज पे जनता नाराज करे, और नैतिकता के पैमाने तो बिल्कुल बदल गए हैं। सच, झूठ, नैतिकता, इन सब पे आज किसी को कसना या बताना बहुत ही मुश्किल किस्म की चीज है। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। इंडिया गठबंधन इस वक्त पूरी कोशिश यही कर रही है कि वो जीते, बीजेपी भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि वो जीते, लेकिन वरुण गांधी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पे अभी काफी दिनों तक हमारे लोगों की बात होती रही। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी। मैं एक बात आपकी जानकारी में, इस डिबेट में जो चीज थोड़ी सी हल्की पड़ गई थी, मैं उसको फिर से उभारना चाहता हूं। वीडियो डाउन हो गया मुकेश जी का, आज काफ़ी वो हो रहा है। चलिए वीडियो जैसे आता है, लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। अब शायद आवाज़ आ रही है दीपक जी की। दीपक जी जल्दी से आपके पास। जी जी जी, मैं 2-3 ही बातें कहूंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें ये हो चुकी है, मतलब सामने आ चुकी है इस डिस्कशन में। देखिए, इसमें बहुत सारा कुछ जो हो रहा है ये सब पूर्वानुमान है। आप याद कीजिए, पिछले 1.5 साल 2 साल से हम इस चीज़ को पहले से इस चीज को स्मेल कर गए थे कि जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा और राहुल गांधी की जो यात्राएं हैं, दोनों यात्राएं हैं, कंप्लीट होगी, भगदड़ मचनी शुरू होगी। अभी तो फिलहाल ऐसा हो रहा है कि बाहर से लोग जो है कांग्रेस में आ रहे हैं। इसका दूसरा फेज ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर ही वो नुकसान पहुंचाएंगे। ये फेज भी बहुत जल्दी आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसमें जो 4-5 जो केसेस हम ले रहे हैं, जिन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो छोड़ के आ रहे हैं, उसमें सबके पीछे अलग अलग परिदृश्य है, अलग अलग बैकग्राउंड है। केवल देखिए, जम्मू का जो लाल सिंह आए हैं, इसको हम नैतिकता के पैमाने पे बहुत इसके नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन असली बात यह है कि वो छोड़ के आ चुके हैं, वस्तु स्थिति है, और इसका जो प्रभाव पड़ना है वो प्रभाव तो पड़ना ही है। हालांकि लाल सिंह वाले मामले में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि वो चीज मैं उसको एंडोर्स नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति भी अगर कांग्रेस में आया तो लिया जाए। लेकिन जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर संत का भी कोई न कोई एक इतिहास होता है और हर पापी व्यक्ति का एक भविष्य भी होता है। तो मुझे लगता है कि राजनीति के लोग बाकी सब चीजों को माने या ना माने, बाइबल के इस कोट को जरूर मानते हैं, और इसी अवधारणा के चलते हो सकता है कि वरुण गांधी भी आ जाएं।
लेकिन असली बात है कि वरुण गांधी ने खेल तो कर दिया है। अब वो चाहे उसको भारतीय जनता पार्टी वापिस टिकट दे या न दे, लेकिन उन्होंने फॉर्म खरीद के अपना मूड जो है वो बतला दिया है कि क्या होने जा रहा है। मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मानता हूं, दो व्यक्तियों का प्रवेश मानता हूं। एक तो दानिश अली का मानता हूं, क्योंकि दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। क्योंकि दानिश अली जो है इस समय राहुल गांधी के साथ मणिपुर से लेके अंतिम यात्रा तक उनके साथ थे, लगभग साथ थे। तो एक तरफ से वो उड़ीण होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ जो राहुल गांधी ने जो बड़ा सदाशयता दिखाई, उदारता दिखाई, और ऐसे वक्त में जब बिल्कुल अकेले हो गए थे, अपमानित थे। उन्होंने बताया था कि ये होने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया था। आपको याद होगा दानिश अली ने ये बात भी कही थी। हमारे यहाँ जो इंटरव्यू प्रशांत जी ने लिया था उसमें उन्होंने अपना सारा जी, तो उस दर्द को उन्होंने जो व्यक्त किया, तो दानिश अली का निश्चित रूप से आना जो है वो कांग्रेस में ही बनता था। अगर कांग्रेस में नहीं तो यही माना जाता कि उन्होंने अपने ऋण को जो है वो ठीक से नहीं चुकाया है। अब इनके साथ साथ जो है पूरा का पूरा एक जो समुदाय है वो निश्चित रूप से आ सकता है, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा, इसमें भी कोई शक नहीं। दूसरी बात देखिए, पप्पू यादव जो है उनकी अपनी एक इमेज है, वो बहुत सारा कोरोना के दौरान, और याद कीजिए कि जब बिहार में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी उस समय सड़कों पर जो थे वो पप्पू यादव ही थे, जिन्होंने सड़कों पे गीले में कोरोना में भी और बाढ़ में भी जी, और उस बाढ़ में आप याद कीजिए कि खुद नीतीश कुमार जो है अपने परिवार को लेके गाड़ी में भर के सुरक्षित स्थानों पे जब चले गए थे, लेकिन पप्पू यादव लोगों के घर घर में डूबे हुए मकानों में जा जाकर उन्होंने सेवा की थी, और तभी उनका एक बहुत बड़ा असर है। और ये बहुत अच्छा संयोग है कि देखिए आज ही के दिन उन्होंने सामाजिक न्याय के चलते कांग्रेस को ज्वाइन किया, क्योंकि जानते हैं कि जिन चीजों को लोग पिछले लंबे समय से राजनीति में है, जन अधिकार और सामाजिक न्याय, उसकी पूर्ति जो है वो कहां से हो सकती है? कांग्रेस से हो सकती है। और इस दिन को मैं एक संयोग ये मानता हूं राजीव जी कि 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ के महाड़ जो तालाब है उसमें सबसे पहले पानी पीकर वो एक आंदोलन खड़ा किया था। वही आज भी सामाजिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है 20 तारीख को, 20 मार्च को। दुर्भाग्य यह है कि उसको वैसा प्रचारित नहीं किया गया जैसे हम बाकी दिनों को मनाते हैं। तो पप्पू यादव का आना यह बताता है कि जिन लोगों को सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, आर्थिक न्याय की आवश्यकता है, राजनीतिक न्याय की आवश्यकता है, जन अधिकार की जिसको आवश्यकता है, उसके लिए अंतिम शरणगाह जो है वो कांग्रेस ही हो सकती है। ये बहुत बड़ा मैसेज जो है पप्पू यादव ने दिया है। तो पप्पू यादव और दानिश अली, इनके प्रवेश को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं राजीव जी। जी बिल्कुल, दोनों बिल्कुल सामाजिक न्याय की बात एक तरफ, उधर आप देखिए बिहार में, और बिहार का भी सीमांचल एरिया जो है वो बहुत मजबूत दिखाई देता है इसके बाद पप्पू यादव के विलय, मतलब उनकी पार्टी के विलय के बाद। और हालांकि उनकी पत्नी रंजीत रंजन लिखती हैं, वो रंजीत रंजन जो हैं वो ऑलरेडी हैं कांग्रेस पार्टी में। और ज़रा आना चाहता हूं पहले प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, दानिश अली का आपने इंटरव्यू लिया था और उस दौरान ही ये लगने लगा था कि अब करीब पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी के करीब पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत जब हुई मणिपुर में तो वहाँ भी वो मंच पे मौजूद थे, हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की थी, और वो मंच पे मौजूद थे वहाँ भी, और आखिर समय तक भी वो रहे। और अभी जब समापन हुआ, एक कमिटमेंट क्या उसी समय आ गया था? चूंकि आप बातचीत आपकी भी हुई थी, क्या दानिश अली का कमिटमेंट ऑलरेडी था राहुल गांधी के साथ, या राहुल गांधी का कमिटमेंट दानिश अली के साथ में? और हम लोग चर्चा करते भी थे, ये कह भी रहे थे हम लोग कि वो कांग्रेस में आज न कल आ ही जाएंगे। लेकिन उनका आना, आप अपने पहले वक्तव्य में बता चुके हैं बहुत कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत और भी मैं चाहता हूं कि जोड़िए कि उनके आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसमें भी अल्पसंख्यकों की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लोग ये हो सकता है कि कहें कि दानिश अली मुसलमानों के उतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन नेता कब बड़ा नेता बन जाता है ये भी नहीं कह सकते। कल्पना सोरेन को कौन जानता था, हेमंत सोरेन की पत्नी, लेकिन दसियों लाख लोगों के बीच जो उन्होंने परसों भाषण दिया 17 तारीख को मुंबई के शिवाजी पार्क में, उसके बाद आज हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं बल्कि कल्पना सोरेन के नाम से पूरी दुनिया जान रही है। तो वह उस आधार पे अगर देखा जाए तो दानिश अली आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं, कांग्रेस के लिहाज से नहीं, वो पर्सनल अपने लिहाज से। और शायद उनको इतना बड़ा नेता रमेश बिधूरी ने बना दिया जो उनकी कौम को गालियां दे रहा था, उनको नहीं उनकी पूरी कौम को गालियां दे रहा था। कैसे देखा जाए इसको?
राजीव जी, दानिश अली जो है, इसीलिए मैंने एक शब्द कहा कि दानिश अली फिनोमिना, दानिश अली फैक्टर उत्तर प्रदेश में। वो दानिश अली ने जितना बर्दाश्त किया, आप वो 2-4-5 मिनट का क्लिप जरा देखिए। और हम आप तो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन गुस्सा तो हमें भी आता है, उसको देखकर गुस्सा आता है। अब आप सोचिए कि दानिश अली ने कितना बर्दाश्त किया। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया या टिकट दे देगी या नहीं। राहुल गांधी उस रात उनके घर गए थे, बहुत बड़ी बात है, और उनकी अपनी पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया जी। दानिश अली उस वक्त, जिस वक्त मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था राजीव जी, अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू, ये पहली तस्वीर थी जी, उसी घटना के अगले दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया था राजीव जी। बिल्कुल। दानिश अली की जो मनस्थिति थी उस वक्त, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक, मैं उनको काफी लंबे समय से जानता हूं, जब वो जेडीएस में हुआ करते तब से मैं जानता हूं उनको। बहुत सौम्य किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, पोलाइट आदमी है, शरीफ आदमी है। वो ऐसे आमतौर पे नेता, तेज तर्रार नेता जैसी उनकी छवि नहीं है। मीठा बोलने वाले व्यक्ति हैं, धीमे बोलते हैं, कम बोलते हैं। और दानिश अली ने इतना कुछ बर्दाश्त किया, और उसके बाद अब उसको लेकर दानिश अली ने तो गुस्सा पी लिया, लेकिन बहुत सारे उनके जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो उस गुस्से को नहीं भूल पाए, उस हादसे को नहीं भूल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दानिश अली एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में फैक्टर बन के आएगा, तो केवल अमरोहा तक नहीं रहेगा, उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, मायावती जी के साथ, मैं दोबारा इस बात को कह दूं कि मायावती जी के साथ दो लोग हैं, दो सामाजिक समूह उनके साथ आते हैं। एक दलित समाज, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जाटर्स, उनकी जो सजाती लोग हैं वो आते हैं, और दूसरे मुस्लिम्स, और उसको लेकर बड़ी अटकलें हैं। देखिए, उनका एक फिक्स वोट बैंक है, दलित समाज एक फिक्स वोट बैंक है, वो कहीं नहीं जाएगा, मायावती के साथ रहेगा। वो न बीजेपी को जाएगा, न कांग्रेस को जाएगा, न समाजवादी पार्टी को जाएगा, वो उनके पास रहेगा। मायावती जी को सीटें आए ना आए, कितनी आए कितनी नहीं आए, लेकिन वो कुछ 1% वोट उनके पास रहेगा, वो रिजर्व वोट है उनका। लेकिन और वो सेंटिमेंटल वोट है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा वोट उनके पास जो बड़ा जुड़ता है, वो मुस्लिम वोट है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही उनको पिछली बार 10 सीटें आई थी लोकसभा में। ये कॉम्बिनेशन इस बार नहीं होगा, और उसमें एक बड़ा फैक्टर दानिश अली होंगे। तो वो 10 सीटों का वैक्यूम होगा, वो कहां जाएगा? वो बीजेपी में नहीं जाएगा, वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में दानिश अली एक बड़ा फैक्टर बन के उभरेगा। और एक आखिरी बात राजीव जी, अभी आप ऊपर चला रहे हैं कि रोचक हुआ लोकसभा चुनाव, तो उस रोचक चुनाव का एक वानगी मैं छोटी सी पेश कर दूं कि मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था तमिलनाडु में, और वो हिंदी में कह रहे थे कि एमके स्टालिन और डीएमके ने तमिल की उपेक्षा की है। तो ये काफी, जो आप कह रहे हैं कि रोचक चुनाव है, तो ये रोचक चुनाव, इस तरीके से भी बहुत सारे रोचक वाकये आएंगे इस चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी रोचक बातें आएंगी, इसलिए ये रोचक चुनाव हो चुका है। और इस चुनाव में बहुत सारी बातें जो हैं वो छन छन के ही नहीं बल्कि अब सीधे आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी में एक साथ एक के बाद एक आज चार प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने किए, और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हर बार कोई एक नया नेता वहां शामिल होता हुआ दिखाई दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना रोचक हो रहा है ये चुनाव। और दूसरी बात जो भी
हमारे साथी जी बिल्कुल आपके पास आता हूं मुकेश जी। प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में कह रहे हैं कि तमिल की यहाँ पर कैसे दुर्गति कर रखी है वर्तमान सरकार। खैर आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास, आप कुछ जोड़ना भी चाहते थे और उसी में एक बात और महत्वपूर्ण बात कि इसको कैसे आप देखते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड और तीनों अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 और झारखंड की 14, ये मिलाकर के 134 सीटें होती हैं। 134 सीटों में से एक बहुत बड़ा बंच जो है वो ऑलरेडी बीजेपी के पास है, उस घटक उनके गठबंधन के पास में है 2019 के हिसाब से। लेकिन अभी क्या परिस्थितियां दिखाई देती हैं? जी हाँ, पहले तो मैं वो बात बताऊं कि सिग्नल की डिस्टरबेंस थी जिसकी वजह से कि बीच में तारतम्य में टूट गया था। पहले मैं वो बात बताऊं कि देखिए बीजेपी की जो टिकट के खिलाफ जो चीजें पैदा हो रही, जरा हम लोग उसको भी समझते चले। आपका एक एलाई पार्टनर था, जब आपको रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ना था उस समय आपने और कुछ नहीं देखा दाएं बाएं। आपने कहा 5 लोग आ रहे हैं, इनको यहाँ से ऐसे ऐसे तोड़ दो फोड़ दो। नीतीश की इच्छा थी कि चिराग को पैदल कर दिया जाए वगैरह। आज आपने क्या किया कि पशुपति पारस को आपने पूरी तरीके से कंपेल कर दिया कि जहां जा सकते हो जाओ, मेरी बला से भाड़ में जाओ। लिटरली आपका यही मैसेज था। और वो बेचारा बेआबरू, अति बेआबरू होकर के वैसे ही वहां से रवाना हुआ और कहता क्या है कि बीजेपी की ये फितरत है कि वो एनडीए के घटक दलों की पीठ में छुरा भोंकती है। अब जरा देखिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब गठबंधन वर्सेस गठबंधन का चुनाव मेजर स्तर पर लड़ा जा रहा है तो वहां इस तरह की बातें महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ क्या किया था, बीजेपी से क्यों खफा होकर के चंद्रबाबू नायडू चले गए, बीजेपी से क्यों अकाली दल चली गई थी। ठीक है, आगे चल करके पॉलिटिकल कंपल्सन ऐसे होते हैं कि नए कम्युनिकेशन एंड फॉर्मेंटेशन बनते हैं, ये राजनीति का दस्तूर है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? और वो बात ये बताती है कि बीजेपी अपने आप में बहुत सारे संकट से घिरी हुई है। जैसे कि आपने भी शुरुआत में बताया था कि इनके सामने गुजरात, जो इनका अभेद्य किला माना जाता है, वहां से इस तरह के मैसेज आए कि साहब आपने बाहर से आए लोगों को प्रमुखता देनी शुरू की। हम जो यहाँ जिंदगी भर तपते रहे, नारेबाजी करते रहे, तब्बू कनात बिछाते रहे, हमारी तो आपने औकात ये कर दी कि हमें किसी लायक ही नहीं समझा। और ये बीमारी छोटे स्तर पे नहीं है, याद रखिएगा। बीजेपी का पराभव जब भी होगा उसकी सबसे बड़ी वजह यही बीमारी होगी। और हम लोग देखेंगे क्यों, क्योंकि अगर आप एक तरफ से कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, आप ये मानते हैं कि हम विचार है या नहीं है, लेकिन आप कहते तो हैं कि हमारी विचारधारा है। तो विचारधारा तो आपकी ये है कि सिवाय मौका परस्ती के और उसके अंदर कुछ भी स्टैटिक नहीं है। तो ये जो तरीका है बीजेपी का, अब किसी भी पार्टी को अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, इसका फैसला कहां से होता है? चुनाव से ही होता है जी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी एक बात जिसको कि थोड़ा सा मैं छू के चलता हूं, और वो ये है कि जब शकील भाई ये बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी इमेज को कंसोलिडेट करने में सफलता पाई है, उसी बात का फर्दर एक्सटेंशन आप देखिए। जो अब आपका दूसरा सवाल था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनकी जो आपने 132-34 सीटें बताई, वो उनमें क्या स्थिति आप देख रहे हैं? अरे भाई, यहां सबसे बड़ा अपोनेंट कौन है, बीजेपी या एनडीए? और सबसे कमजोर स्थिति किसकी है? अब आप देखिए कि अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आने के बाद अपनी जितनी 19 में उन्होंने सीटें लड़ी थी, 16 सीटें, वो उतनी इंटैक्ट रखने में सफल हो जाते हैं। उसमें से क्या जीतेंगे और क्या हारेंगे, ये अलग बात है। और इसी तरीके से बीजेपी ने भी अपने उस कंपोनेंट को लूज नहीं किया जो उन्होंने 2019 में लड़ा था, क्योंकि कैसे वो ये मान लें कि साहब उनकी स्थिति अच्छी नहीं होने वाली और बगैर उतनी ही सीटों को रिटेन किए हुए कैसे 370 और 400 तक पहुंचने का ख्वाब देख सकते हैं। लिहाजा आपने क्या किया, आपने अपने ही एलाइज के साथ उस तरह का सलूक किया जिससे कि वो कतई राजनीतिक तौर पे शांत और खुश नहीं रह सकते। और अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो क्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? इसी तरीके से बहुत बड़ी संख्या में, ये सही है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इनके यहां से बागी लोग पनपते नहीं है,
चाहे हम कल्याण सिंह की बात कर ले, उमा भारती की बात कर ले, और 4-6 येदियुरप्पा की बात कर ले, 4-6 नाम और भी मिल जाएंगे जी। ये सच है कि बीजेपी के जो नेता यहां से बाहर निकल करके बागी बन करके चुनाव में अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं, वो आमतौर पे सफल नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ एक नेता जो घायल की तरह से बाहर बैठाया गया है, घायल होकर के बैठाया गया है, क्या वो अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये कैसे मान लिया जाए कि वो आदमी जिसका आपने अभी टिकट काट दिया है, उसने आपके आदेश के मुताबिक राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है, वो सिर्फ अपने आप अकेले जाएगा और आपका वोट। तो इसलिए ये जो देखिए क्या होता है, मैंने एक जगह ये बात कही थी किसी को, और यहां भी डीबी लाइव के दर्शकों से भी मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं क्यों हम लोग बीजेपी की बात ऐसे करते हैं। उसकी वजह है, चुनाव एक प्रतियोगी परीक्षा की तरह है। बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम ये देखते हैं कि आपको सही प्रश्न के अगर 3 अंक मिल रहे हैं तो गलत सवाल का 1 अंक आपका कटता है। उसी तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी का जब हम आकलन कर रहे होते हैं या दूसरे दलों का भी जो आकलन कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। बीजेपी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक काडर वाली पार्टी है जिसके पीछे आरएसएस खड़ा है, और आरएसएस का सबसे बड़ा काम संभालता है जिसका नाम है बूथ मैनेजमेंट। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है कि बीजेपी का सारा प्रचार झूठ, बेईमानी, मक्कारी पर आधारित होता है। लिहाजा जैसे ही झूठ की पोल खुलती है, ये चारों खाने छितराए नजर आते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि जो पार्टी इतनी बहुमत के साथ युगांतरकारी काम करने का दावा करने वाली कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए था। जनता से, सौम्यता से, विनम्रता से चुनाव लड़ना चाहिए था। नंगाई और गंदगी वाले हथियारों को नहीं अपनाना चाहिए था। नंगाई और गंदगी का हथियार राजनीति में सिर्फ तब अपनाया जाता है जब आप डेस्परेट हो जाते हैं। देखिए यही चीज है, इतनी मार खाने के बाद, जो शकील भाई कह रहे थे, इतनी मार खाने के बावजूद राहुल गांधी अपने बुनियादी एलिमेंट से नहीं हिले। आपने लाख उनके बारे में झूठ फैलाया कि आलू डालो सोना निकलेगा, झूठ था, लोगों को जितना समझना था समझ लिया। आज आप कह रहे हो शक्ति का जो मतलब उन्होंने बोला और जो आप उसकी व्याख्या कर रहे हो, वो व्याख्या तो निहायत ही भ्रष्ट है। तो अब सवाल यह है कि ये झूठ है, क्या जनता झूठ नहीं समझती? समझती है। दूसरी बात आप गौर से देख, बिल्कुल समझती है। अगर जनता नहीं समझती होती तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह कि हम देखें कि जिस सबसे बड़े प्लान को लेकर के बीजेपी उठती है, उभार में आती है, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, और वो क्या था? वो भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार के, इनके भ्रष्टाचार की न खाऊंगा न खाने दूंगा की कलई। राहुल गांधी का दिया गया वो बयान कि ये सूट बूट की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पूरी तरीके से बेनकाब कर देता है, वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड। और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पूरी तरह से ठीक से वो फूल खिला ही नहीं, अभी तो कली है वो। जब वो फूल खिलेगा, उसका फ्रेग्रेंस फैलेगी, उसकी खुशबू फैलेगी, उसका इंपैक्ट फैलेगा और पूरे देश में फैलेगा, तो आप सोचिए कि इनकी स्थिति क्या होने वाली है। अगर ये हमको आपको अभी ये दिखता है कि कई जगहों पर ये बहुत कमजोर पिच पे खेल रहे हैं, यानी बीजेपी और एनडीए और नरेंद्र मोदी, तो क्या आने वाले समय में इनकी स्थिति और बदतर नहीं होने जा रही है? और अगर होने जा रही है तो ये समझिए कि हम सब लोगों की राजनीतिक समझ सही है। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड, अच्छा आपने जिक्र कर दिया, कल बृहस्पतिवार है, कल है 21 तारीख, और कल हलफनामा दायर करना है एसबीआई को कि उसने यूनिक कोड, जो यूनिक नंबर जो है वो जमा कर दे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर ऐसा आज हो या कल दिन में हो, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक ये हलफनामा देना है, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कल पता चलेगा, जैसे ही आ जाए फिर हम लोगों का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन पता चल जाएगा कि किस पार्टी को किस कंपनी ने चंदे दिए। वो भी एक बहुत बड़ा मामला है और जिस पर चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, और मुकेश जी ने भी अच्छा याद दिला। तो ये तमाम बातें हम करते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में ऑलरेडी आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ले लिया, 15 मिनट एक्स्ट्रा इस कार्यक्रम को हमने खींच दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं लंबे वक्त से, गंभीर चर्चा, और इस चर्चा